Hello everyone. So we are starting with our next IES, which is IES 36, impairment of asset. तो impairment of asset में हमारे पास सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज impairment. और impairment के लिए हमारे पास दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, which is first one is carrying amount of an asset and then we have the recoverable amount. तो जो भी हमारी डिस्कशन है वो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट पे है. तो हमारे एसेट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, फर्स्ट वन इज आर बुक्स वैल्यू, जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने लिखा हुआ है. सेकंड वन इज आर मार्केट वैल्यू, राइट. अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली द बुक वैल्यू दैट वी आर रिटर्न इन आर फाइनेंशियल पोजीशन, या मैं बोलूँ बैलेंस शीट ऑफ में. तो जो भी बैलेंस शीट में हमारी वैल्यू रिटर्न है इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट. देन वी हैव द रिकवरेबल अमाउंट. अब रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जो रिकवरेबल अमाउंट बनता है वो दो चीजों से बनता है. सबसे पहले क्या, दो चीजों से बनता है इन द सेंस कि उन दो चीजों में विच इज ग्रेटर, राइट. तो हमें दो चीजें इसमें समझनी पड़ेगी. फर्स्ट वन इज द फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकवरेबल अमाउंट में हमारे पास सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कि जो मेरी फेयर वैल्यू है माइनस जो भी कॉस्ट टू सेल है, वो क्या होगा. फेयर वैल्यू इज व्हाट, जो भी अपने पास फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू, जो भी नियरेस्ट मार्केट वैल्यू दैट वी हैव इन आर एक्टिव मार्केट ऑफ दैट एसेट, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू बन जाएगा. उसमें माइनस क्या कर रहा हूँ, दैट कॉस्ट टू सेल. क्या उसमें अगर कोई खर्चा लगता है मेरे को सेल करने में, तो उसको मैं डिडक्ट करके जो मेरी नेट वैल्यू आ रही है, नेट फेयर वैल्यू आ रही है, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड सेकंड वन इज वैल्यू इन यूज. तो वैल्यू इन यूज में कैसे चेक कर रहा हूँ, दैट जो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस, ठीक है, उसको जब मैं टोटल करूंगा, दैट इज माय वैल्यू इन यूज. मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, चलो एक बार देखते हैं. वैल्यू इन यूज, राइट. फॉर एग्जांपल ईयर 1, 2, 3, 4, एंड मेरे जो कैश इनफ्लोज है फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट ड्यू टू दैट एसेट इज 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000, ठीक है. एंड जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर इस टाइम पे चल रहा है, दैट इज द 10%, ठीक है. तो जब मैं इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने के बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालूंगा इस पर्टिकुलर एसेट के लिए, ठीक है, ये जो मैं टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालूंगा इस पर्टिकुलर एसेट के लिए, ठीक है, दैट इज माय वैल्यू इन यूज, ठीक है. तो वैल्यू इन यूज और दो चीजें मैंने फाइंड किया, एक रिकवरेबल अमाउंट में विच इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, एंड सेकंड वी हैव द वैल्यू इन यूज, राइट. तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर किया, और कंपेयर करने पे जो भी चीज ग्रेटर आई, दैट विल बी माय रिकवरेबल अमाउंट. तो मैंने क्या बोला, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, ग्रेटर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर, राइट. अब क्या हो रहा है हमारे पास, मैंने बोला दैट मेरे बुक्स में जो अमाउंट शो हो रही है दैट इज 10 लाख रुपीज, राइट. लेकिन जो मेरी फेयर वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज ओनली 8 लाख रुपीज. मतलब कि जो मेरे को पैसा रियलाइज होगा दैट इज 8 लाख, और असली में मेरी जो बुक्स में वैल्यू दिख रही है दैट इज 10 लाख. तो ये तो गड़बड़ है. मतलब कि 2 लाख रुपए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा शो किए हुए हैं. इसका मतलब क्या हुआ, आई नीड टू इम्पेयर दैट 2 लाख रुपीज इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट. अब जो इम्पेयरमेंट है उसके हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बिकॉज ऐसे तो हमें सपना आएगा नहीं कि हाँ हमारी जो फेयर वैल्यू है वो कम हो गई या रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, राइट. तो उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट होते हैं. अब इंडिकेटर्स अपने पास दो तरह के होंगे, इट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल. इंटरनल क्या हुआ, इंटरनल इज बेसिकली माय बिजनेस, राइट. तो इंटरनल इज माय बिजनेस एंड एक्सटर्नल इज माय मार्केट, राइट. तो अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को देखूं, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि विद इन द बिजनेस अगर मैं जो मेरा जो एसेट है, कुछ एसेट ने ही इंडिकेटर दे दिया, जैसे कि मेरा एसेट ऑब्सोलीट हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई मतलब कि जो मैं एसेट यूज कर रहा था वो एकदम खराब हो चुका है. अब ऑब्वियसली जब वो डैमेज हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, हमारे पास नो क्लेम बोनस का पॉइंट आता है, राइट. मेरी एक कार है, उस पे मैंने 5 साल यूज करके एक भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हुआ. मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो मेरी कार स्मूथ चल रही है. बट अगर मैं 5 इयर्स में हर साल इंश्योरेंस का क्लेम ले रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली जो इन दोनों वैल्यू में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, अगर मैं क्लेम ले रहा हूँ और क्लेम नहीं ले रहा, ठीक है, तभी तो कंपनी नो क्लेम बोनस की बात करती है. तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन द मार्केट एंड उसमें मेरे को पता लगता है दैट आई हैव चेंज्ड माय पार्ट्स ऑफ दैट कार, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है,
राइट। सेम केस मेरे एसेट का है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, रीजन बीइंग वो डैमेज हो चुकी थी, उसको मेरे को पार्ट्स चेंज करवाने पड़ गए, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसके मेरे को बहुत बिल्कुल वो मतलब कि काम करने के लायक नहीं था, तो उसको मेरे को प्रॉपर मेजर रिपेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल रिपेयर्स नहीं, मेजर रिपेयर्स की बात हो रही है, राइट। पार्ट्स रिप्लेस हो गए, मेरे को प्रॉपर एक पूरा यूनिट चेंज करवाना पड़ा, तो वो चीजें क्या है मेरा इंटरनल इंडिकेटर में आएगा। सेकंड चीज क्या है, चेंज इन द वे एसेट इज यूज, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से मेरा अब एसेट यूज हो रहा है ना, वो चेंज हो चुका। पहले उसको मैं प्राइमरीली मतलब कि जो मेरा एक मेन एसेट था उसकी तरह यूज करता था, अब वो मेरा एसेट सेकेंडरी बन चुका है। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि आई एम नॉट यूजिंग इट इन अ मेन पर्पस, राइट। मेरे पास एक और न्यू टेक्नोलॉजी का एसेट आ चुका है, तो वो अब वो वाला एसेट यूज कर रहा हूं मैं, अब जो ये वाला मेरा एसेट है वो इतने अच्छे से यूज नहीं कर रहा मैं। देन वी हैव द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो उसकी इकोनॉमिक मतलब जितना उसको मेरे को कैश इनफ्लोज देने चाहिए थे वो अब उतना नहीं दे रहा। ऑब्वियसली साल हो चुका है उसकी, एक तरह से परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई है, तो वो भी एक सेकंड रीजन मेरा, थर्ड रीजन मेरा बनेगा ऑफ द इंटरनल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वी हैव द एक्सटर्नल इंडिकेटर्स व्हिच इज द मार्केट इंडिकेटर्स, उसमें अपने पास क्या आएगा, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होगी मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। देन वी हैव चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट हैव had adverse effect। मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले में उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 10% से डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट अब एकदम से मैंने जब चेक किया तो उसकी वैल्यू जो है 25% डिक्रीज हो गई है, एक्सटर्नल इंडिकेटर। देन वी हैव द जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अभी मेरे पास जो मेरा कार का मॉडल है 2019 मॉडल कार है, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको कंपेयर करूं विद 2026 मॉडल, अडास लेवल 2 वगैरह सब कुछ बहुत न्यू फीचर्स आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो मेरी कार की वैल्यू मैं उसको सेम कैसे मान लूं, बिकॉज अभी अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज ही मिलेगी, क्योंकि अब अगर डीलर भी बोलेगा या उसको एक्सचेंज जो करते हैं वो भी बोलेंगे कि सर अभी जो मार्केट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपकी कार तो वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, राइट। तो वो भी हो चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मार्केट चेंज हो गया, लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसके कारण हमारी जो एसेट है उस पे एक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। देन वी हैव द इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पर्टिकुलर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत इंक्रीज हो गए, जिसके कारण मेरा जो बिजनेस है उस पे एडवर्स इफेक्ट आया है। तो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरा जो एसेट की वैल्यू है, मेरा जो बिजनेस की वैल्यू है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं उसके कारण, दैट मींस दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट एंड आई नीड टू इम्पेयर माय एसेट्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एक बार डिसाइड किया दैट फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एसेट, इसके इंडिकेटर्स मिले। अब इंडिकेटर्स मिलने के बाद आई विल चेक फॉर द रिकवरेबल अमाउंट, उसमें मैं वही चीज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को चेक करूंगा, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट मिला, कैरिंग अमाउंट है, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, जितने से ज्यादा है उतने से मेरे को इम्पेयर करना पड़ेगा एसेट को, ठीक है। इम्पेयरमेंट का समझ आया। तो इम्पेयरमेंट क्या मतलब क्या हुआ कि मेरी बुक वैल्यू अब ज्यादा दिख रही है लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है, विच इज द रिकवरेबल अमाउंट, देन आई नीड टू डिक्रीज माई बुक वैल्यू एज वेल, राइट। अब अपने पास आता है कुछ पर्टिकुलर एसेट्स को लेकर ना, आईएएस 36 बोलता है दैट आई नीड टू डू एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज। कौन से एसेट है, सबसे पहले इज द गुडविल, ठीक है। इफ वी हैव अक्वायर्ड मतलब इट इज अ परचेज गुडविल, राइट। तो अगर मेरे पास परचेज गुडविल है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक्विजिशन में जब कोई बिजनेस परचेज किया तो उसकी मेरे पास गुडविल भी आया होगा, तो दैट पर्टिकुलर गुडविल नीड्स टू बी रिव्यूड ऑन एन एनुअल बेसिस, राइट। बिकॉज एनुअली जो भी उसकी गुडविल की जो भी रेपुटेशन है वो डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, देन आई नीड टू डू एनुअल रिव्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुडविल। देन वी हैव इफ इंटेंजिबल एसेट, आईएएस 38 में हमने ये चीज पढ़ी थी दैट इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट विद द इनडेफिनेट लाइफ, जिसकी कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइफ है, पहले डेफिनेट लाइफ थी, डेफिनेट लाइफ के लिए हम अमोर्टाइज करते थे उसको, लेकिन इनडेफिनेट लाइफ है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज करने पड़ेंगे एंड वी नीड टू चेक इफ देयर इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, राइट। देन वी हैव द, अच्छा इसमें इंडिकेटर्स भी नहीं देखने, सॉरी। तो एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज का मतलब क्या, हमें इंडिकेटर नहीं दिख रहे बट स्टिल वी नीड टू डू इम्पेयरमेंट रिव्यूज फॉर दीज पर्टिकुलर थ्री एसेट्स। आईएएस 36 बोलता है यहाँ पे क्या, देयर इज एन इंडिकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर देयर इज एन इंडिकेशन, इंडिकेशन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब भी इन पर्टिकुलर एसेट्स के लिए हमें एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज करने पड़ेंगे, राइट। देन वी हैव द इंटेंजिबल एसेट जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, राइट, आई एम ऑन अ डेवलपिंग फेज, ठीक है। तो उस केस भी में मेरे को एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज कर, क्योंकि मैं उसकी कॉस्ट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट की तरह। बट उस पर्टिकुलर एसेट के जब तक वो यूज में नहीं आ रहा तो हमें उसको इम्पेयरमेंट रिव्यूज करवाने पड़ेंगे उसके,
समझ आया ये चीज? अब हमारे पास क्या आ रहा है सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट था, राइट, वो ज्यादा था, रिकवरेबल अमाउंट कम था, राइट। मैंने उसको इम्पेयरमेंट कर दिया। बाद में जाके मेरे को ऐसा लगा सिचुएशंस बेटर हो रही हैं और अब मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट है इट सीम्स टू बी गोन अप, मतलब मेरा रिकवरेबल अमाउंट अब बढ़ चुका है। तो मतलब क्या हुआ, अब कैरिंग अमाउंट मेरा कम दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट, बिकॉज मैं इम्पेयरमेंट कर चुका हूँ। तो इस केस में आई नीड टू रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस। समझ आया? मतलब कि पहले हमारे पास इस केस में हमने क्या देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज 10 लाख रुपीज एंड मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट है दैट वाज 8 लाख रुपीज, राइट। अब 1 लाख का मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया था, है ना। अब बाद में सिचुएशन क्या आई, जो मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट है दैट चेंजेस टू फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपीज। अब मेरे पास 8 लाख से 9 लाख हो गया, यहाँ पे 2 लाख था, तो मेरा अब 1 लाख का जो इम्पेयरमेंट है, ठीक है, जो मेरा 1 लाख का इम्पेयरमेंट है दैट नीड टू बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है when sometimes actual events turns out to be a better than predicted, then the recoverable amount is recalculated and the previous write down is reversed, ठीक है। इसमें हमें क्या हुआ कि हमारा जो प्रीवियस था वो क्या होगा, रिवर्स होगा। अब देखो, फर्स्ट चीज, इम्पेयरमेंट एसेट शुड बी रिव्यूड एट ईच रिपोर्टिंग डेट। जो हमने एसेट को इम्पेयर किया है वो हर रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू करना पड़ेगा। सेकंड, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट इज रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज ए इनकम इन पीएनएल। अब इसमें दो केसेस आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मैंने पहले इम्पेयरमेंट लॉस लिखा एंड इम्पेयरमेंट लॉस के दो सिनेरियो है। या तो उसको, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको पहले रिवैल्यूएशन गेन है या रिवैल्यूएशन गेन नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन गेन नहीं है सीधा पीएनएल ले जाओ, सीधा इनकम में डाल दो। रिवैल्यूएशन गेन है तो मतलब क्या होगा, ओसीआई में डालो और सरप्लस में से डिडक्ट करो। क्या बोल रहा हूं मैं कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, इट इज इनकम इन पीएनएल। इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था पीएनएल में, रिवर्सल भी किस में होगा, पीएनएल में होगा एज अ इनकम। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट को मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला हुआ है तो रिवर्सल भी कहां पे होना चाहिए, ओसीआई में, और क्रेडिट किस में होना चाहिए, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस में होना चाहिए। समझ आ गया? जो इनिशियली जहां पे था वहीं पे बाद में भी होगा, ठीक है। अब रिवर्सल मस्ट नॉट बी टेकन ऑन एसेट वैल्यू। अब ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एसेट था वो 10 लाख का था, इनिशियली कितने का था, 10 लाख का था। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी एनुअल बेसिस पे। अब ऐसा ना कर देना कि जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है वो इतनी ज्यादा होगी कि एसेट की वैल्यू को ही एक्सीड करेगी इनिशियली। तो इतना नहीं करना हमने। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है विच इज 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचती है ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उतने लेवल तक ही एसेट को हम लेके जा सकते, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। समझ आया? तो जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए एसेट मेरा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन, ऑब्वियसली कि अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है आफ्टर रिवर्सल, जितना मेरा वैल्यू ऑफ एसेट आएगा, मतलब 9 लाख के ऊपर अब मेरी डेप्रिसिएशन आएगी रादर बी 8 लाख के ऊपर जो प्रीवियस वैल्यू थी। समझ आया इतना? ठीक है, क्लियर है। अब एक पर्टिकुलर चीज में इन्होंने एक स्पेशल केस बताया हुआ है ऑफ द गुडविल अमाउंट। उन्होंने बोला दैट इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज फॉर गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड, क्योंकि गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है, राइट। पहले मेरे पास परचेज गुडविल थी, परचेज गुडविल थी, मैंने उसको इम्पेयर कर दिया। इम्पेयर करने के बाद मैंने क्या देखा कि उसके ऊपर रिवर्सल आया। अब इम्पेयर करने के बाद जब भी उसका रिवर्सल आएगा वो रिवर्सल हमारा इंटरनली जनरेटेड गुडविल मानी जाएगी, ना कि परचेज गुडविल मानी जाएगी। क्लियर है? तो परचेज गुडविल के ऊपर जब भी रिवर्सल आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल का अपने को पता है कि वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो इस इन शॉर्ट, जब भी रिवर्सल होगा ऑन गुडविल वो रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट पीरियड में नहीं होता। सॉर्टेड? इतना चीज क्लियर है? अब इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस यूनिट है,
ठीक है, जिसमें मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करता हूँ, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज, तो उसको मैं बोलता हूँ कैश जनरेटिंग यूनिट। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट्स कैश इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश, मतलब कि बाकियों से अलग। दिस बिजनेस यूनिट कैन बी आइडेंटिफिएबल एज सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेस यूनिट। तो इसको मैं इकट्ठा कैश जनरेटिंग यूनिट और सीजीयू बोल सकता हूँ। और आईएस 36 बोलता है, इफ यू आर इम्पेयरिंग, अगर आपने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट देखा और एक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ना देखकर अगर इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू देख रहे हो, ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ठीक है, तो हमें कैश जनरेटिंग यूनिट का समझ आया। क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, दैट इज कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट का लॉजिक सेम ही है, बट अब इसमें हम एक आइडेंटिफिएबल एसेट की बात नहीं कर रहा, एक आइडेंटिफिएबल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखा कि इम्पेयरमेंट हमारे पास जो हो रही है, ठीक है, वो एक सीजीयू की हो रही है। तो अब यहाँ पे कैरिंग अमाउंट भी ऑफ सीजीयू देखा और रिकवरेबल अमाउंट भी ऑफ सीजीयू देखा। ठीक है, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, तो उस केस में अब क्या बोल रहे हैं, आईएस 36 बोलता है that impairment requires that impairment loss attributable to a CGU should be allocated। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल से करते हैं हम यहाँ पे। कंपनी ने के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब एक आइडेंटिफिएबल सीजीयू है, ठीक है, और जो फर्नीचर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू क्या है, मशीनरी इज 8 लाख, बिल्डिंग इज 5 लाख एंड गुडविल इज 2 लाख। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 15 लाख रुपीज। दिस इज द कैरिंग अमाउंट, राइट, दिस इज द कैरिंग अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास जब हमने निकाला, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, दो चीजें, दो क्राइटेरिया, जो भी इन दिनों का ग्रेटर होगा उसकी बात करेंगे। फेयर वैल्यू कितनी है, 10 लाख की, और वैल्यू इन यूज कितनी है, 12 लाख की। तो विच इज ग्रेटर, 12 लाख, राइट। तो अब मेरे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा वो कैसे आएगा, जो ये 15 लाख था और जो ये 12 लाख है। अब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब कि 15 लाख माइनस 12 लाख, मेरी 3 लाख की इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब आईएस 36 क्या बोलता है कि जो ये 3 लाख मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा एसेट में से, तो ये जो तीन एसेट है इसको कैसे एट्रीब्यूट करूं मैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया में हमारे पास स्टेप वाइज चलेगा और मेजरली दो ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, स्टेप वन में गुडविल को कर दो खत्म। मतलब कि जितना भी इम्पेयरमेंट आएगा, फर्स्ट थिंग जो हम राइट ऑफ करेंगे दैट विल बी ऑलवेज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कितनी है यहाँ पे, गुडविल थी हमारे पास 2 लाख की, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, 3 लाख का। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 लाख माइनस 2 लाख इज 1 लाख। ठीक है, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, कितना आ गया अपने पास, बचा कितना, 1 लाख। तो मैंने 3 लाख का जो मेरे पास लॉस था, उसमें से गुडविल की अमाउंट विच इज 2 लाख रुपीज राइट ऑफ कर दी। राइट ऑफ करके मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख। अब वो बोल रहे हैं 1 लाख रुपीज में, अच्छा कैश कभी भी इम्पेयर नहीं हो सकता, तो वो एसेट को हमने साइड पे कर दिया। इनकेस यहाँ पे कैश भी होता तो मैं उसको साइड पे रखता। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दो एसेट्स बचे, कौन कौन से, मशीनरी बची और बिल्डिंग बची, दोनों की वैल्यू कितनी, 8 लाख और 5 लाख। इनकी रेशियो निकाल लेंगे, ए रेशियो क्या आएगी, 8:5। अब इस 1 लाख को मैं क्या करूंगा, इस 1 लाख को मैं इंटू 8/13, 1 लाख इंटू 5/13 करूंगा प्रपोर्शनेट बेसिस पे, और उतने वैल्यू से इसको एलोकेट कर दूंगा और न्यू वैल्यू डिडक्ट करके निकाल दूंगा। लॉजिक समझ आया। स्टेप वन, गुडविल एट्रीब्यूटेबल, तो गुडविल को मैं सारा एट्रीब्यूट करके उसको राइट ऑफ कर दूंगा। स्टेप टू में मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर दिया। अनलेस एंड अदरवाइज को आपको मेंशन है कि हाँ इतना मेरे को पर्टिकुलर इम्पेयर हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिफिकल एक पूरा एक पर्टिकुलर एसेट में बताया हुआ कि बिल्डिंग मेरी इतनी इम्पेयर हुई है, तो मैं सारा अगर कुछ नहीं मेंशन उस केस में है ये। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दोनों एसेट को इम्पेयर कर दूंगा उनकी रेशियो निकाल के। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं दैट एलोकेटेड राइट डाउन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले परचेज गुडविल पे, सेकंड अदरवाइज अदर एसेट इन द प्रोराटा बेसिस। तो इस बेसिस पे हम IAS 36 को अप्लाई करते हैं इनटू अ CGU, right? This is the IAS 36 we have covered. If you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you so much. Have a nice day. Bye.